नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 5 राज्यों के चुनाव हो गए, 4 में भाजपा जीती है। 4 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर उहापोह है। 4 बल्कि कहना चाहिए 3 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कोई दुविधा, कोई शंका, कोई इस तरह का सवाल नहीं है कि कौन होगा। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो बने रहेंगे नहीं, ये सब अटकलें जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, पहले ही हो चुकी थी। जिनको थोड़ा शक था उनकी शंका का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जब योगी आदित्यनाथ के साथ 1.25 घंटे की मुलाकात की, उससे साफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उत्तर प्रदेश में उत्तम काम के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए उनको न केवल बधाई दी बल्कि कहा आने वाले वर्षों में भी वो इसी तरह से विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे प्रदेश को। तो इससे उन्होंने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया जो लोग मन में पाले बैठे थे कि शायद थोड़ी सी गुंजाइश हो जाए, कुछ हो जाए। बीजेपी में एक 200 क्लब था जो चाहता था कि 200 के आसपास ही रहें सीटें, 190 से 205-10 ऐसे, तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान चलाने में उनको मदद मिलेगी। उन सब के मंसूबों पर पहले जनता ने पानी फेर दिया, फिर प्रधानमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में सवाल है उप मुख्यमंत्री को लेकर। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब ये कहा गया कि ये उनका मैंडेट नहीं है। उनको एक टीम तैयार करके दी गई जिसमें 2 वाइस कैप्टन थे, यानी 2 डिप्टी सीएम थे, और कहा गया कि आप इस टीम के कप्तान होंगे। उन्होंने 5 साल कामयाबी के साथ, कार्यकुशलता के साथ और बड़ी सफलता के साथ काम करके दिखाया जो उनसे कहा गया था। लेकिन 5 साल का अनुभव ये बताता है कि दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के किसी काम नहीं आए, बल्कि एक डिप्टी सीएम तो लगातार 5 साल ये कोशिश करते रहे कैसे सरकार को अस्थिर किया जाए। वो इसी तिकड़म में लगे रहे। तो इसलिए सवाल अब ये है कि क्या डिप्टी सीएम की उप मुख्यमंत्री पद की ज़रूरत भी है। जो नाम चल रहे हैं चर्चा में उप मुख्यमंत्री पद के लिए, उसमें एक आगरा से बेबी रानी मौर्य का, जो उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। दूसरा नाम चल रहा है स्वतंत्र देव सिंह का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। तीसरा नाम चल रहा है ब्रजेश पाठक का, जो लखनऊ से विधायक हैं और मंत्री भी थे पिछली सरकार में, लेकिन वो बसपा से आए हैं। लेकिन समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि ब्राह्मण चेहरे के नाम पर भाजपा में सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में ब्रजेश पाठक को भरकर आए। अब उनका बैकग्राउंड, उनका जो पिछला इतिहास है वो आड़े आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन सब बातों की बात यह है कि क्या ज़रूरत है क्या, क्योंकि मान लीजिए इन 3 में से किसी 2 को बना दिया जाता है तो सवाल ये होगा जो तीसरा पक्ष छूटेगा या दूसरे पक्षों को ये एतराज़ होगा कि जब हमारे जो है समाज को प्रतिनिधित्व इस तरह से क्यों नहीं मिला। तो इस झगड़े को निपटाने का एक ही तरीका है कि कोई डिप्टी सीएम हो ही ना, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लगती है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं किसी जानकारी के आधार पर ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कुछ जो है, उसकी दिशा कुछ जो है, कल जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उसमें इसमें स्पष्टता आई होगी कि डिप्टी सीएम होगा कि नहीं। बाकी चीज़ें तो बाद में जब कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें तय होगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है। मामला सबसे ज़्यादा फंसा हुआ अगर कहीं है तो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का चुनाव पूरी तरह से बदल दिया पुष्कर सिंह धामी ने 7 महीने के कार्यकाल में। हारी हुई स्टेट जो है वो वापस लेकर आए। ये सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष प्रदेश है। वैसे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा उनका विशेष प्रदेश नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लोग उन्हें न केवल अपना बेटा बल्कि अभिभावक भी मानते हैं। तो इसलिए उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, ख़ास तौर से महिला मतदाताओं में, युवाओं में उनके प्रति जो है आकर्षण बहुत ज़्यादा है। तो इस चुनाव को बदलने में उनकी भी भूमिका, और बल्कि कहें सबसे बड़ी भूमिका थी। और ये लोग मान कर चल रहे थे
कि जो बातें चल रही कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस फ्रंट रनर है, उनका मानना था कि एक बार प्रधानमंत्री जब कैंपेन शुरू करेंगे तो चुनाव बदल जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले मुख्यमंत्री ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, पार्टी को जहां जिस गड्ढे में पहुंचा दिया था वहां से निकालने का काम और लोगों में विश्वास पैदा करने का काम जो है पुष्कर सिंह धामी ने किया। 7 महीने में जिस तरह से सरकार चलाई वो मुझे लगता है कि किसी भी 7 महीने वाले मुख्यमंत्री के लिए अभूतपूर्व थी। लेकिन वो अपना चुनाव हार गए, खटीमा से वो जो है विधानसभा का चुनाव हार गए। तो ये मतलब मेरी नज़र में स्थिति ऐसी हुई कि कोई इंटरमीडिएट का छात्र जो है वो आईआईटी के लिए एग्ज़ाम देने बैठा, आईआईटी क्लियर कर लिया और इंटर की परीक्षा में फेल हो गया। अब सवाल पार्टी के सामने है कि पुष्कर सिंह धामी का क्या करें। एक युवा नेता है, कर्मठ नेता हैं और बड़े डेडिकेटेड हैं। ये सब उन्होंने प्रूव करके सिर्फ 7 महीने में दिखा दिया। पार्टी के सामने कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी को न बनाएं तो किसको बनाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा नाम नहीं है और जो नाम हैं वो बहुत विश्वास नहीं जगाते हैं। तो अगर पुष्कर सिंह धामी को छोड़ दिया तो एक भविष्य का नेता जो है वो जिसको आप ग्रूम कर सकते थे लंबे समय तक के लिए, उसको खो देंगे। लेकिन क्या पार्टी इस नियम पर चलेगी जो जैसे हिमाचल में हुआ था? प्रेम कुमार धूमल को नहीं बनाया गया था, चुनाव हार गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था। यहाँ की स्थिति और वहाँ की स्थिति में बहुत फ़र्क है, बल्कि कहें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान को ही लेना है। और अगर उत्तराखंड में पार्टी जिस एक नेतृत्व की तलाश में थी पिछले 20-22 साल से, या कम से कहें पिछले 5 साल से, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया, इतने बड़े बहुमत को जिस तरह से उन्होंने ज़ाया किया वो बड़ा पार्टी के लिए दुखद रहा। ऐसे में एक ऐसा नेता जिसको मतलब हर चुनाव के बाद पार्टी को मुख्यमंत्री बदलने की, नेता बदलने की ज़रूरत न पड़े, ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो अब ये तो पार्टी तय करेगी कि उनको बनाए रखना है या नहीं रखना है। और अगर कुछ नाम जो चल रहे हैं उनमें सांसदों के नाम है। सांसदों के नाम का मतलब है कि 2 उपचुनाव होंगे, एक लोकसभा या राज्यसभा का। राज्यसभा के चुनाव में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोकसभा का उपचुनाव और उसके अलावा विधानसभा का उपचुनाव, किसी एक विधायक को इस्तीफ़ा दिलाना पड़ेगा। तो वो एक विधायक को इस्तीफ़ा दिला के वहाँ से पुष्कर सिंह धामी को भी लड़ाया जा सकता है, ये एक विकल्प है। अब तीसरे राज्य पर आते हैं, वो है गोवा। गोवा में प्रमोद सावंत जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका कामकाज ठीक रहा है। पार्टी जो है वो पिछली बार जो 13 सीटों पर सिमट गई थी 2017 में, वहाँ से अब 20 सीट पर पहुँची है और उसको बहुमत के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंडिपेंडेंट पहले से ही साथ देने की घोषणा कर चुके हैं, एमजीपी समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है। तो बहुमत को लेकर कोई चिंता नहीं, बहुमत जुटाने का काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ एक नेता और हैं पार्टी में, विश्वजीत प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं। वो 2007 से लगातार विधायक हैं। 2017 में भाजपा की सरकार बनवाने के एक तरह से कहिए सूत्रधार भी बने थे। सबसे पहले कांग्रेसी विधायक थे जो इस्तीफ़ा देकर जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। उनकी राजनीतिक समझ को और उनके प्रशासनिक अनुभव को गोवा में लोग ज़्यादा बेहतर मानते हैं। पार्टी में भी एक वर्ग है जो मानता है कि उनको बनाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री। जिस तरह से असम में हुआ उसी तरह से गोवा में भी होना चाहिए कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, चुनाव जीतने के बाद भी उनको बदल दिया गया क्योंकि उनसे बेहतर विकल्प नज़र आ रहा था हेमंत बिस्वा शर्मा में, इसलिए उनको बनाया गया। तो अब सवाल ये है, जो बात हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ थी वही बात विश्वजीत प्रताप सिंह राणे के साथ है। विश्वजीत प्रताप सिंह राणे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके रास्ते में बाधा ये है कि वो कांग्रेस से आए हुए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जो नया दौर शुरू हुआ है उसमें ये कोई बड़ा हैंडीकैप नहीं है।
तो इसलिए हो सकता है गोवा में मुख्यमंत्री के पद पर विश्वजीत प्रताप सिंह राणे को शपथ लेते हुए आप देखें। लेकिन ये बात कोई सूचना के आधार पर नहीं कही जा रही, जो पार्टी के अंदर जो चर्चा चल रही है, जिन जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। अब बचता है आखिरी राज्य जो है इस दौर का, जो 4 राज्यों में जीत हुई है, वो है मणिपुर। मणिपुर में एन बीरेन सिंह जो है वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। समस्या ये है कि पार्टी का एक धड़ा उनसे बहुत नाराज़ है, विधायकों में उनको लेकर नाराज़गी है। उसको लेकर पिछले 5 साल में कई बार डेलीगेशन आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुका है कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। हर बार पार्टी नेतृत्व जो है समझा बुझाकर उनको भेजता रहा है और किसी तरह से 5 साल तक इसको चलाया गया। सवाल यह है कि क्या एन बीरेन सिंह विधायकों में जो नाराज़गी है, उनकी कार्यशैली को लेकर जो नाराज़गी है, और पिछले कार्यकाल में तो सहयोगी दलों की भी नाराज़गी थी। एक समय तो स्थिति ये आ गई थी कि शायद सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अगर अमित शाह ने इंटरवीन न किया होता, आश्वासन न दिया होता, तो मणिपुर में भाजपा की सरकार गिर गई थी। उसको उन्होंने बचाया। उनके निजी आश्वासन पर, उनके भरोसे पर लोगों ने बात मान ली थी। अब सवाल यह है कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, सहयोगियों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हैं सहयोगी। इसके बावजूद क्या पार्टी के अंदर से जो नाराज़गी थी, जो विरोध था, वो ख़त्म हो गया है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि पार्टी नेतृत्व हाईकमान क्या फैसला करता है। क्या नेतृत्व परिवर्तन करके इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा, या समझा बुझाकर फिर से उसी रास्ते पर चलने की कोशिश होगी? हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर किसी की कार्यशैली को, ये माना जाता है कि बीरेन सिंह बड़े रिजिड हैं, वो बात सुनते नहीं हैं, जो फैसला कर लेते हैं उसको टालते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, मतलब अगर गलत हो तब भी नहीं बदलते। वैसे सही फैसला लें आप, ना बदलें, तो बात समझ में आती है। लेकिन राजनीति में आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो इसलिए इन सब मुद्दों को देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, क्योंकि मणिपुर का फैसला सबसे पहले होना है, क्योंकि 19 मार्च तक हर हालत में वहाँ राज्य सरकार का गठन हो जाना है। इसलिए नेतृत्व का फैसला पहले होना है। और आज तारीख हो गई है 14 मार्च, सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। तो देखिए, हमेशा जीत से बहुत अच्छी स्थिति हो जाए ऐसा भी नहीं होता। जीत भी कई तरह की समस्याएं लेकर आती है, कई तरह के नए सवाल खड़े करती है। वही इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है कि नेतृत्व को लेकर क्या करें, नेतृत्व के स्थायित्व को, राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से कौन बेहतर होगा, ये फैसला जो है पार्टी को करना पड़ता है। और इसमें जोखिम तो हमेशा रहता है। ये कोई नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति के पक्ष में फैसला होगा तो वो परफेक्ट होगा, या उसके खिलाफ होगा तो परफेक्ट होगा। लेकिन पार्टी ये देखती है कि कम जोखिम किस में है। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। अगले मुझे लगता है 4-5 दिन में सब कुछ, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।